रात के 11 बज चुके थे। मसूरे से कुछ दूर देहरादून के घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आर्यन अपनी पुरानी जीप में अकेला ड्राइव कर रहा था। बाहर बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। हवाएं इतनी तेज थी कि जीप के शीशे भी हिल रहे थे। आर्यन एक लेखक था और उसे अपनी नई किताब लिखने के लिए शांति चाहिए थी। इसलिए उसने शहर के शोर से दूर पहाड़ों में एक कॉटेज किराए पर लेने का सोचा था। लेकिन गूगल मैप ने उसे जिस रास्ते पर डाल दिया था वो रास्ता अब सड़क कम और कीचड़ का दलदल ज्यादा लग रहा था। अचानक एक झटका लगा और जीप बंद हो गई। डैम इट! आर्यन स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बोला। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बस एक घुटी हुई आवाज निकालते हुए शांत हो गया। आर्यन ने मोबाइल चेक किया। नो सिग्नल। बाहर खूब अंधेरा था। सिर्फ बिजली की कड़क से कभी कभी जंगल में काले पेड़ चमक उठते। वो पेड़ इंसानी नहीं बल्कि किसी डरावने साए की तरह लग रहे थे जो झुककर आर्यन को घूर रहे हो। आर्यन ने टॉर्च निकाली और बाहर निकला। बोनट खोलकर देखा तो धुआं निकल रहा था। अब यहां रात बितानी पड़ेगी, उसने खुद से कहा। तभी बिजली चमकी और उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था भैरव घाटी 2 किलोमीटर और उसके नीचे की ओर एक एरो बना था जो कच्चे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। जहां दूर एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। न चाहते हुए भी आर्यन ने अपना बैग उठाया और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। कीचड़ और कांटे से भरे रास्ते पर चलते हुए उसे अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो उसके पीछे पीछे। आर्यन 2 बार पीछे मुड़ा, टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ बारिश और अंधेरा था। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो एक विशाल गेट के सामने पहुंचा। वो लोहे का गेट जंजीरों से बंधा हुआ लग रहा था, लेकिन धक्का देते ही वो एक आवाज के साथ खुल गया। सामने एक विशाल हवेली खड़ी थी। अंग्रेजों के जमाने की बनावट, ऊंची खिड़कियां और काई से ढकी हुई दीवारें। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की में मोमबत्ती जल रही थी। आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से खटखटाया। तभी दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थी और आंखें बिल्कुल सफेद मोतियाबिंद जैसी लग रही थी। उसके हाथों में एक लाल पेन थी। कौन हो तुम? उस बुजुर्ग की आवाज किसी पुरानी कब्र से आती हुई लग रही थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? सुबह होते ही चला जाऊंगा, आर्यन ने विनती करते हुए कहा। बुजुर्ग ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमे से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। भैरव घाटी में आना आसान है बाबूजी, जाना मुश्किल। आओ अंदर आ जाओ। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबें और सूखे हुए फूल। हॉल में बड़े बड़े चित्र लटके थे, जिनमें लोगों के चेहरे अंधेरे के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा नाम रघु है, मैं इस हवेली का केयरटेकर हूं, उस बुजुर्ग ने कहा। मालिक तो परसों पहले चले गए, आजकल यहाँ कोई नहीं आता। रघु ने आर्यन को पहली मंजिल पर एक कमरा दिया। कमरा बड़ा था। बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का बिस्तर था और कोने में एक आदमकद आईना था। खाना नहीं है, बस थोड़ा पानी है, रघु ने जग रखते हुए कहा। जाते जाते
वो दरवाजे पर रुका। एक बात का ध्यान रखना बाबूजी, रात को चाहे जो भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना, और वो सामने वाली खिड़की उसे तो भूलकर कभी मत खोलना। क्यों? आर्यन ने पूछा। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो वापस अंधेरी सीढ़ियों पर उतर गया। थकावट के मारे आर्यन जल्दी सो गया, लेकिन वो नींद गहरी नहीं थी। रात के शायद 2 या 3 बजे होंगे जब उसकी आंखें खुली। कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई थी, इतनी ठंड कि उसके मुंह से भाप निकल रही थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि वो अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज। कोई कॉरिडोर में चल रहा था। आर्यन बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आ रही थी। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। आर्यन की सांसें अटक गई। उसने रघु की बात याद की, दरवाजा मत खोलना। दरवाजे के नीचे से जो गैप था, वहां उसे एक परछाई दिखी। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था। फिर दरवाजे के हैंडल पर किसी ने हाथ रखा। हैंडल धीरे से घूमा, लेकिन आर्यन ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। बाहर से एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल मधुर लेकिन दर्द भरी। दरवाजा खोलो ना, मुझे ठंड लग रही है। आर्यन पसीने से भीग गया। ये आवाज किसी सामान्य इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी। कौन हो तुम? आर्यन ने हिम्मत करते हुए पूछा। मैं तो यही रहती हूँ बरसों से। आवाज फिर से आई। तुमने खिड़की क्यों नहीं खोली? मुझे अंदर आना है। आर्यन की नजर उस बड़ी खिड़की पर गई जिसे रघु ने खोलने से मना किया था। उसने देखा कि खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से किसी ने पंजा लगाया है, लेकिन पहली मंजिल थी। कोई बाहर से कैसे खड़ा हो सकता है बिना किसी सहारे के? तभी वो आवाज बदल गई। वो मधुर आवाज अब एक भयानक गुर्राती हुई आवाज में बदल गई। खोलो दरवाजा। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। उसने पास पड़ा एक भारी गुलदस्ता उठा लिया। अचानक सब शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। आर्यन ने घड़ी में देखा, रात के 3:05 हो रहे थे। अगले 10 मिनट तक वो वैसे ही खड़ा रहा। जब कोई आवाज नहीं आई तो वो धीरे से खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा। नीचे बगीचे में चांदनी रात में उसे कुछ दिखा। वहां 10-12 लोग खड़े थे। सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। वो सब ऊपर आर्यन की खिड़की की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। जहां चेहरा होना चाहिए वहां सिर्फ अंधेरा था। और सबसे आगे वो बुजुर्ग रघु खड़ा था, जिसके हाथ में अब लालटेन नहीं बल्कि एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। रघु ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। इस बार उसका मुंह कान से कान तक फट गया था और दांत जानवरों जैसे नुकीले थे। रघु ने हवा में हाथ हिलाया और वो सारे बिना चेहरे वाले लोग हवेली की तरफ दौड़ने लगे। वो दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ने लगे। आर्यन समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा। वो कमरे से भागा। कॉरिडोर में अंधेरा था। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन रुक गया। अब सीढ़ियाँ गायब थी। जहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ एक गहरा खड्डा था। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। उसे कॉरिडोर के अंत में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। वहाँ से रोशनी आ रही थी। आर्यन उस तरफ भागा और अंदर घुसकर
दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये एक लाइब्रेरी थी। वहाँ धूल भरी किताबें पड़ी हुई थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उस पर साल लिखा था, सन 1974। उसने जल्दी से पन्ने पलटे। 15 अक्टूबर 1974। आज मेरी बेटी रूही की शादी है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। भैरव घाटी के पुराने देवता नाराज है। रघु, मेरा वफादार नौकर, अजीब बर्ताव कर रहा है। 16 अक्टूबर 1974। सब खत्म हो गया। रघु ने धोखा दिया। उसने खाने में जहर मिला दिया। बाराती मर रहे हैं। वो कह रहा है कि बलिदान चाहिए। वो दरवाजा तोड़ने आ रहा है। हम ऊपर वाले कमरे में छुपे हैं। डायरी वहीं खत्म हो गई थी। आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। रघु कोई केयरटेकर नहीं, वो वही आदमी था जिसने 50 साल पहले इस हवेली में लोगों को मारा था। वो आज भी यहाँ है, या शायद वो मर चुका है और ये सब उसकी आत्मा का खेल है। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पे दस्तक हुई। बाबूजी, मैंने कहा था जाने का रास्ता मुश्किल है। रघु की आवाज आई। दरवाजे की लकड़ियां टूटने लगी। बाहर से वो बिना चेहरे वाले लोग दरवाजे को नोचना शुरू कर चुके थे। आर्यन ने इधर उधर देखा। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। ये लाइब्रेरी पहली मंजिल पर थी। नीचे घास थी। शायद वो कूदकर बच सकता था। उसने एक भारी कुर्सी उठाई और खिड़की के कांच पर मारी। छन के आवाज से कांच टूट गया। जैसे ही वो कूदने वाला था, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। आर्यन ने मुड़कर देखा। पीछे एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में। ये वही औरत थी जिसकी आवाज उसने सुनी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। एक आंख गायब थी और मुंह से काला खून रिस रहा था। तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया। वो फुसफुसाई। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। आर्यन का दम घुटने लगा। वो हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उस चुड़ैल की ताकत बहुत ज्यादा थी। आर्यन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, जो स्मोकिंग के लिए वो रखता था। उसने लाइटर जलाया और उस दुल्हन के चेहरे के पास ले गया। आंख देखकर वो चुड़ैल पीछे हट गई और चिल्लाने लगी। एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं हो सकती थी। मौका मिलते ही आर्यन खिड़की से नीचे कूद गया। वो घास पर गिरा। उसके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो लंगड़ाता हुआ अपनी जीप की तरफ भागा। हवेली के अंदर से अब हजारों चीखें आ रही थी। आर्यन ने मुड़कर देखा। पूरी हवेली में आग लग गई थी। शायद लाइटर गिर गया था। खिड़कियों से वो लोग उसे देख रहे थे, जलते हुए, चिल्लाते हुए। रघु मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, आंख की लौ के बीच आर्यन को हाथ हिलाकर बुलाते हुए। आर्यन कैसे जीप तक पहुंचा उसे याद नहीं। बस इतना याद है कि इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और मुड़कर नहीं देखा जब तक सूरज नहीं निकला। वो ड्राइव करता रहा। सुबह के करीब 7 बजे वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा, जो मेन हाईवे पे थी। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोचों के निशान थे। भाई साहब, ठीक हो? चाय वाले ने पूछा। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, वो भैरव घाटी की हवेली, वहाँ कौन रहता है? चाय वाला और वहाँ बैठे ट्रक ड्राइवर आर्यन को अजीब नज़रों से देखने लगे। भैरव घाटी? चाय वाले ने कहा। साहब, आप सपना देख रहे होंगे। भैरव घाटी वाले रास्ते पर तो 50 सालों से कोई नहीं गया।
मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ एक हवेली है, रघु नाम का केयर टेकर है। आर्यन चिल्लाया। चाय वाला गंभीर हो गया। साहब, 1974 में उस हवेली में एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था। नौकर रघु ने अपने मालिक और सारे बारातियों को मार दिया था और खुद को आग लगा ली थी। वो हवेली 50 साल पहले जलकर राख हो गई चुकी थी। वहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं। आर्यन सन्न हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वहाँ रात बिताई है। मैंने डायरी देखी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। क्या सब सपना था? लेकिन उसकी जेब में कुछ था। उसने वो चीज बाहर निकाली। वो वही 1974 की डायरी का एक जला हुआ पन्ना था और उसके साथ एक पुरानी जंग लगी हुई पायल थी। तभी उस पायल से आवाज आई। आर्यन ने चौंककर सड़क की तरफ देखा। दूर धुंध के बीच उसे सड़क के किनारे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन की नजर वापस पायल पर गई। पायल पर खून से कुछ लिखा था। दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। अब आर्यन को एहसास हुआ कि जब वो खिड़की से कूदा था तो शायद वो अकेला बाहर नहीं आया था। सुबह हो चुकी थी। सड़क पर लोग थे। चाय की दुकान पर हंसी गूंज रही थी। लेकिन आर्यन जानता था जो उसने देखा वो सपना नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें जली हुई हवेलियों के साथ नहीं जलती। कुछ आत्माएं सिर्फ जगह नहीं, इंसानों को भी अपना घर बना लेती है। भैरव घाटी आज भी मौजूद है, बस नक्शे में नहीं। अगर किसी पहाड़ी सड़क पर धुंध के बीच आपको बूढ़ा आदमी लाल तेन लिए दिखे तो समझ लेना आप आ तो गए हो, लेकिन वापस जाना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्या पता अगली कहानी शायद आपके रास्ते में छुपी हो। तब तक संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।